का हो थॉमसन, ये बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर तो लगा रहे हैं, क्या ये थकते नहीं होंगे? हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। काफ़ी दिनों के बाद हम लोग मिल रहे हैं। वही 26 जनवरी का वीडियो भी हाल ही में मैंने अपलोड किया था। एक्चुअली मेरा ये जो फ़ोन जिससे मैं वीडियो बना रहा हूँ वो खो गया था और अभी हाल ही में ये फ़ोन मुझे मिला है। सर्विलांस पे लगवा दिया था। आपका भी अगर ऐसा कुछ होता है तो आप डायरेक्ट एक सिंपल सा आप FIR वगैरह करके और सर्विलांस पे लगवा करके आप फ़ोन को प्राप्त कर सकते हैं, मिल जाएगा आपको। ठीक है, ये आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। यही वाला फ़ोन जो है मेरा खो गया था, वीवो का है Y2022 SE। ठीक है, तो अब काफ़ी दिनों के बाद वीडियो भी बना रहे हैं हम लोग, क्योंकि थोड़ा सा व्यस्तता थी, कोचिंग की स्टेबिलिटी नहीं हो पा रही थी थोड़ा सा। अब स्टेबल हो गई है एक जगह पे, अब थोड़ा सा वीडियोज़ जो आएंगी डेली आएंगी। एक चीज़ और कि हम लोग ज्योग्राफी की श्रृंखला को चला रहे थे। अब ज्योग्राफी जो है काफ़ी पीछे छूट चुका है। बाकी मैं ज्योग्राफी में पूरी करूँगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, मैं वर्ल्ड ज्योग्राफी एंड इंडियन ज्योग्राफी मैं दोनों पढ़ाऊँगा, पूरी कंप्लीट करूँगा। और अभी ये कोचिंग में जो है केमिस्ट्री की क्लास चल रही है, तो हम सोच रहे थे कि केमिस्ट्री की क्लास जो है इसी के साथ साथ में पूरी हो जाएगी, मतलब क्लास में भी पूरी हो जाएगी और चैनल पे भी पूरी हो जाएगी। तो एक प्लेलिस्ट तैयार हो जाएगी केमिस्ट्री की, तो थोड़ा सा केमिस्ट्री पे वर्क नहीं करना पड़ेगा। बाकी जो अदर सब्जेक्ट हैं उनको मैं फिर धीरे धीरे कवर कराता रहूँगा। ठीक है, एक चीज़ और, मैं जो है लिखने का ज़्यादा प्रयास नहीं करूँगा, बोलूँगा ज़्यादा। तो आप शब्दों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा और आप अपने आप जो है उस पर लिख लीजिएगा जो भी आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे, या फिर मैं समझाने पर फोकस ज़्यादा करूँगा मेन बात करें तो। ठीक है, बीच बीच में थोड़ा सा मैं पॉइंट देख लूँगा कि आप कुछ छूट तो नहीं रहा है। एक सीरीज सीक्वेंस बना होना चाहिए। ठीक है, तो उसी सीक्वेंस में हम लोग चलेंगे आगे चल करके। तो ठीक है, आज केमिस्ट्री की शुरुआत है। केमिस्ट्री जो है रसायन विज्ञान आज से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, रसायन विज्ञान आज से हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, रसायन विज्ञान की नई सीरीज़ है। अगर किसी को शुरुआत से रसायन विज्ञान पूरी पढ़नी है, ठीक है, भौतिक विज्ञान हालांकि मैं पढ़ा चुका हूं, लेकिन अभी मैंने चैनल पे नहीं डाला हुआ है। इसके बाद फिर जो भी आप प्रीफर करेंगे बताएंगे वो सारी चीज़ें पढ़ा दी जाएंगी। ठीक है, चैनल पे। तो मैं रसायन विज्ञान पढ़ा रहा हूँ और इस पर आप रिविज़न जितना ज़्यादा अपना कर सके, रिविज़न के तौर पर इस वीडियो को लीजिएगा। ठीक, चलो ठीक है, देखते हैं रसायन विज्ञान की शुरुआत करते हैं। रसायन विज्ञान की शुरुआत एक्चुअली में होती कहाँ से है? अगर बात करें हम लोग रसायन विज्ञान की शुरुआत तो मिस्र देश से होती। वहाँ पर लोग क्या करते थे, ये सभी रसायनों का प्रयोग करके मिला करके ममीज़ वगैरह बनाया करते थे। तो वहीं से रसायन विज्ञान की शुरुआत होती है। एक्चुअली में जो जनक माना जाता है रसायन विज्ञान का वो लेवोसियर को माना जाता है। ठीक है, रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? लेवोसियर को माना जाता है। रसायन विज्ञान की एक और खासियत है कि इसे विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। क्यों विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है? क्योंकि अगर आप ये अगर बायोलॉजी में देखेंगे तो बायो में भी रसायन विज्ञान मिलेगी आपको, और भौतिक विज्ञान देखेंगे तो वहाँ भी रसायन विज्ञान मिलेगी। अर्थात ये सब विज्ञानों में चली जाती है। इसीलिए मॉडर्न जो फिजिक्स देखेंगे तो उसमें जब पढ़ाऊँगा तब आप देखना, तो उसमें आपका रसायन विज्ञान का काफ़ी उपयोग किया गया है। ठीक है, तो आपका जो है रसायन विज्ञान की अगर हम बात करें, रसायन विज्ञान, ठीक है, रसायन विज्ञान की अगर हम बात करें तो रसायन विज्ञान को जो है कहाँ से स्टार्ट किया गया था? मिस्र से स्टार्ट किया गया था। मिस्र देश ने रसायन विज्ञान की खोज करी थी, वहाँ पे खोजा गया था। और इनका जो जनक माना जाता है, रसायन विज्ञान का जो जनक माना जाता है, रसायन विज्ञान का जनक किसे माना जाता है? लेवोसियर को माना जाता है। ठीक है, लेवोसियर को माना जाता है। ठीक है, लेवोसियर को रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है। और रसायन विज्ञान से एक पॉइंट क्या याद रखना, इसे विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। रसायन विज्ञान को विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। ठीक है, पॉइंट लिखते रहना। ठीक है, समझते रहना, बाकी लिख तो लेंगे आप बाद में भी। ठीक है, रसायन विज्ञान को विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है। क्यों विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है, ये मैंने आपको ये पॉइंट बता दिया है। ठीक है,
अब आगे चलते हैं। अब रसायन विज्ञान अगर पढ़ेंगे तो सबसे पहला पॉइंट आ जाता है पदार्थ। पदार्थ होता क्या है, पदार्थ के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। पदार्थ क्या होता है, अगर हम पदार्थ की बात करें, ठीक है, अगर हम पदार्थ की बात करें तो पदार्थ क्या होता है, इसको द्रव्य भी कहते हैं, ठीक है, द्रव्य बोला जाए, द्रव नहीं द्रव्य, पदार्थ या फिर इसको द्रव्य, द्रव्य कह सकते हैं, ठीक है, पदार्थ या द्रव्य। पदार्थ क्या होता है, पदार्थ ऐसी अवस्था होती है, मतलब कोई भी वस्तु अगर है वो स्थान घेर रही है और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है। जैसे कोई भी वस्तु है वो एक स्थान घेरती है कि हाँ अगर उसको रखा गया तो वो एक दायरा देगी कि हाँ इतने दायरे में वो वस्तु रखी हुई है। ए टू जेड आप इस प्रकृति पर जितनी भी चीज़ें देख रहे हैं, अगर उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान है और वो वस्तु घेर रही है तो वो क्या हो जाएगी, वो पदार्थ हो जाएगी, ठीक है, वो एक प्रकार से पदार्थ। पदार्थ की बस यही खासियत होती है, 2 पॉइंट इससे याद रखना कि उसका द्रव्यमान होना चाहिए, द्रव्यमान होगा, ठीक है, पदार्थ का क्या होगा, द्रव्यमान होगा, ठीक है, और वो क्या होगी, स्थान घेरेगी, और वो क्या होगी, स्थान घेरेगी, स्थान घेरती है, ठीक है, वस्तु जो होगी स्थान घेरती है और उसका अपना एक द्रव्यमान होता है, ठीक है। तो बस सिंपल सी परिभाषा है इतनी सी। अब लेकिन अगर रसायन विज्ञान में देखा जाए इसको, तो रसायन विज्ञान में अगर पढ़ने के लिए इसको 2 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, मतलब पदार्थ या द्रव्य को थोड़ा सा कलर में चेंज कर देता हूँ ना, ठीक, देखो पदार्थ, पदार्थ या द्रव्य, पदार्थ या द्रव्य क्या होता है, इसको 2 पार्टों में डिवाइड किया गया पढ़ने के लिए, कि मतलब इसकी पदार्थ की एक जो होती है वो भौतिक अवस्था होती है और पदार्थ की दूसरी कौन सी होती है, रासायनिक अवस्था। एक होती है भौतिक अवस्था, भौतिक अवस्था, और दूसरी होती है रासायनिक अवस्था, ठीक, भौतिक अवस्था होती है और रासायनिक अवस्था होती है। अब भौतिक अवस्था की अगर हम बात करें तो भौतिक अवस्था को, भौतिक अवस्थाएं मुख्य रूप से जो होती हैं, भौतिक अवस्थाएं अगर हम देखें तो मुख्य रूप से भौतिक अवस्थाएं जो होती हैं वो 3 होती हैं, ठीक है, भौतिक अवस्थाएं जो होती हैं मुख्य रूप से कितनी होती हैं, 3 होती हैं, ठीक, मुख्य रूप से 3 कौन सी होती हैं, नंबर 1 भौतिक अवस्था होती है वो ठोस होती है, ठोस, नंबर 2 द्रव, ये द्रव्य नहीं है ये द्रव है, ठीक है, नंबर 3 आपकी कौन सी है, गैस, ठीक, ये 3 तो मुख्य रूप से होती हैं। पदार्थ की अगर भौतिक अवस्था की बात करें तो मुख्य रूप से 3 होती हैं, लेकिन बाद में पदार्थ की 2 अवस्थाएं और खोजी गई, ठीक है, 2 अवस्थाएं और खोजी गई। एक आयनाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा एक चौथी अवस्था खोजी गई जिसे प्लाज्मा कहा गया, ठीक है, एक चौथी अवस्था खोजी गई जिसे हम क्या कहें, प्लाज्मा कहा गया। ये आयनाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा आयनाइज करके, आयनाइज, ठीक है, आयनाइज करके ये चौथी अवस्था खोजी गई जिसे प्लाज्मा का। आयनाइजेशन क्या होता है, आयनाइजेशन होता है कि मतलब उसको गर्म किया जाए। जैसे आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी में कि प्लाज्मा जो सूर्य में भी पाया जाता है, एक लिपलिपा सा पदार्थ होता है, ठीक है, जैसे एलोवेरा के अंदर देखा होगा निकलता है लिपलिपा सा पदार्थ, तो वही होता है प्लाज्मा। तो आपका क्या हुआ कि ठोस को अगर हमने गर्म किया, ठोस को अगर हमने गर्म किया तो वो द्रव के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, ठीक है, और उसके बाद जब मैंने द्रव को गर्म किया तो उसके मॉलिक्यूल अलग अलग हुए, दूर दूर हुए, तो वो आपका गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गई। और फिर जब मैंने गैस को भी गर्म किया तो गैस को गर्म किया, वो और दूर दूर भागने लगी, अर्थात फिर वो एक पदार्थ टाइप का बन गया, लिपलिपा सा पदार्थ बन गया आपका। मतलब एक जैसे आपका द्रव है, द्रव का कोई मॉलिक्यूल को एकदम जा करके, मतलब जैसे कहते नहीं है कि अगर हम ठोस को करेंगे तो वो द्रव बनेगा, द्रव का कुछ जो कण होंगे वो मौलिक कण होंगे वो अलग अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं, थोड़ा सा ठोस के कंपेरिजन में। अब अगर हम द्रव को गर्म करेंगे तो वो आपका वाष्प बनेगी, उसके भी मॉलिक्यूल अलग अलग होंगे लेकिन द्रव के कंपैरिजन में और ज़्यादा होंगे। लेकिन अगर उसके मॉलिक्यूल की बात करें तो उसको भी ले जा करके और गर्म कर दिया गया, एक कण को किसी प्रकार जा करके, तो एक लिपलिपा सा पदार्थ बन गया आपका, जिसे क्या कहा गया, प्लाज्मा कहा गया। अर्थात ये जब हम हीट को ज़्यादा देंगे, जब हम हीट ज़्यादा देंगे अर्थात तापमान को यदि हम बढ़ाएंगे तो वो क्या हो जाएगा, वो आयनाइजेशन वाली प्रक्रिया हो जाएगी, ठीक, आयनाइजेशन वाली प्रक्रिया हो जाएगी। अब अगला पॉइंट क्या आता है, 5वां पॉइंट। एक अपने भारतीय वैज्ञानिक थे, उनका नाम था सत्येंद्र नाथ बोस, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस था उनका नाम। अब सत्येंद्र नाथ बोस जी क्या करते हैं, ये कहते हैं कि यार चलो ये तो सब ठीक है कि मतलब इन्होंने इसको गर्म किया, इसको गर्म किया, इसको गर्म किया, हम क्या करते हैं, इनके दिमाग में कुछ उल्टाया कि चलो हम ठंडा करते हैं, ठंडा करके शायद कुछ मिल जाए हमको, पदार्थ की कोई और अवस्था मिल जाए, अगली अवस्था मिल जाए। तो इन्होंने इसको ठंडा करने का प्रयास किया। जब इसको ठंडा किया
प्लाज्मा को ठंडा किया तो वो गैस बनी, गैस को ठंडा किया तो द्रव बना, द्रव को ठंडा किया तो ठोस बना। अब कहें कि ठोस को भी अगर खूब भयंकर जो है माइनस में ले जा करके उसको ठंडा कर दिया जा करके, तब एक पांचवी अवस्था मिल गई इनको, पांचवी अवस्था मिल गई सत्येंद्र नाथ बोस जी को। अब लेकिन कोई यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं था कि भैया कि ये पांचवी अवस्था है, पांचवी अवस्था कुछ नहीं है, मतलब कोई मानने के लिए तैयार ही नहीं था इनकी बात। तो फिर क्या कहा गया कि ये परेशान कि यार पांचवी अवस्था हमने खोज ली है और ये लोग हैं कि मानने के लिए तैयार ही नहीं है। तो उस समय के महान जो वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, E = mc² फार्मूला उन्होंने ही दिया है। आइंस्टीन के पास इन्होंने अपना जो है पदार्थ वगैरह पैक करके अपना भेज दिया कि भैया देखें आप ज़रा बताएं कि मैंने पदार्थ की एक अवस्था खोजी है और जो है लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। तो फिर आइंस्टीन ने थोड़ा सा उस पर रिसर्च किया, देखा तो कहा सही बात है यार, ये तो पदार्थ की पांचवी अवस्था है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो पदार्थ की पांचवी अवस्था है। तो उन्होंने कहा कि भैया ये पांचवी अवस्था है, लेकिन तब का जमाना अगर देखा जाए तो उन्होंने बोस साहब को अर्थात सत्येंद्र नाथ बोस को नाम दिया, पदार्थ का नाम रखते टाइम सत्येंद्र नाथ बोस को भी नाम दिया, अर्थात उन्होंने इनका नाम मिला करके क्या नाम दिया पदार्थ का, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। आज का युग हो तो भैया चलो आपने भेज दिया, मैंने खोज कर दी, अरे वो समझ में, बस वही लिखना है कि मेड इन इंडिया, भारत में बन गया, अरे वो समझ में। लेकिन तब का कुछ दूसरी ह्यूमैनिटी थी, आज कुछ दूसरी है। अर्थात इसमें जो तापमान क्या किया गया है, नीचे डाउन किया गया है, तापमान को कम किया गया है, अरे वो समझ में, तापमान को कम किया गया है। तब ये बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, अर्थात इसकी अगर खोज की बात करी जाएगी पदार्थ की पांचवी अवस्था की, तो इसको किसने खोजा था, इसको खोजा था सत्येंद्र नाथ बोस ने, सत्येंद्र नाथ बोस ने, ठीक है, सत्येंद्र नाथ बोस ने खोजा था। अब देखो सत्येंद्र नाथ बोस ने खोजा तो था, लेकिन अगर आइंस्टीन नहीं होते तो बताओ क्या वो मान्य होता, कभी नहीं मान्य होता। तो इसलिए जो है इसमें दोनों नाम जुड़े हुए हैं, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक, आ गया होगा समझ में। अब इसके बाद अब रासायनिक अवस्था की अगर बात करें हम, तो रासायनिक अवस्था को पढ़ने के लिए इसको 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक। रासायनिक अवस्था पदार्थ की अगर रासायनिक अवस्था की बात करें तो इसको 3 पार्टों में डिवाइड कर दिया गया। पहला क्या था, पहला था तत्व, और दूसरा था आपका यौगिक, दूसरा आपका क्या था, यौगिक, ध्यान से समझते जाना, और तीसरा है आपका मिश्रण, ठीक है। अब तत्व क्या होते हैं, मतलब ये जो आपकी पीरियोडिक टेबल लगी हुई है, ठीक है, दिख नहीं रही होगी आपको, कल उतार लूँगा उसको नीचे तो फिर आपको दिखाऊंगा, थोड़ा सा ऊपर लगी हुई है, ठीक है। तो ये जो आपका क्या बोलते हैं ये तत्व हैं, अर्थात पीरियोडिक टेबल में आवर्त सारणी में जितने भी तत्व रखे हुए हैं वो सभी तत्व हैं आपके, अर्थात जो स्वतंत्र अवस्था में पाए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, तत्व कहलाते हैं। ये स्वतंत्र अवस्था में होते हैं, ठीक है, ये किस अवस्था में होते हैं, ये स्वतंत्र अवस्था में होते हैं। यौगिक क्या होते हैं, यौगिक वो अवस्थाएं होती हैं अर्थात दो तत्व मिल जाएंगे तो उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। अर्थात अगर हम आपसे बात करें कि भैया NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड, ये एक यौगिक है, अर्थात H2O क्या है, यौगिक है। अरे वो समझे, ये जल है आपका, ये सोडियम क्लोराइड है आपका, H2SO4 क्या है, H2SO4 ये आपका यौगिक है। मतलब मिल जाएं तत्व, जो है दो तत्व मिल करके किसी नए यौगिक का निर्माण कर देते हैं, ये हम कह सकते हैं। या फिर दोनों को किसी तत्व को मिला दें और वो एक फार्मूला बना दे, अरे बस में वो एक फार्मूला बना दे तो उसे हम क्या कहेंगे, यौगिक कहेंगे। लेकिन यदि फार्मूला नहीं बना रहा है, मिला रहे हैं दोनों को, फार्मूला नहीं बना रहा है तो वो क्या होगा, मिश्रण होगा। अर्थात हम यहाँ पर लिखे दे रहे हैं कि ये फार्मूला इससे जो होगा मिल करके क्या बन जाएगा, फार्मूला बनेगा, और इसमें मिलाने से उसका कोई भी फार्मूला नहीं बनेगा। अगर मैं आपसे बात करूँ शरबत का कोई फार्मूला होता है, अगर मैं बात करूँ कि भैया जूस, आम का जूस, कोई फार्मूला होता है, कोई फार्मूला नहीं होता है। अर्थात यदि कोई भी फार्मूला क्रिएट नहीं हो रहा है तो वो क्या हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा। अगर कोई फार्मूला बन रहा है तो वो क्या हो जाएगा, यौगिक हो जाएगा, ठीक है। अब स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है तो आपने देखा होगा पीरियोडिक टेबल में इसमें 3 तरह के तत्व पाए जाते हैं, 3 तरह के। एक आपकी धातु होती हैं, एक आपकी
अधातु होती है, धातु अधातु, और एक क्या होती है, उपधातु। उपधातु कह सकते हैं या फिर इसको अर्धधातु कहते हैं, उपधातु या फिर अर्धधातु कहते हैं। ठीक है, तो धातु की खासियत क्या बात होती है, धातु की खासियत होती है कि इसमें विद्युत का वहन हो सकता है, अर्थात इसको चालक भी कहा जा सकता है, कह सकते हैं चालक। अधातु को कुचालक कह सकते हैं क्योंकि इसमें विद्युत प्रवाहित नहीं हो सकती है। ठीक है, इसको अर्धचालक कहते हैं, अर्धचालक, इसको क्या कहते हैं, अर्धचालक कहेंगे। ठीक है, इसको अर्धचालक कहेंगे, मतलब थोड़ा थोड़ा बीच का काम करता है। ठीक है, तो बीच का काम करेंगे तो इसको क्या कहेंगे, अर्धचालक कहेंगे। और धातु होती है उसको चालक कहेंगे, अधातु को कुचालक कहेंगे और उपधातु को अर्धचालक कहेंगे। एक चीज़ अच्छा चालक से हमको याद आया, एक पॉइंट यहाँ पे याद कर लेना कि जितने भी आपके इलेक्ट्रिक होते हैं, इलेक्ट्रिक जितने भी आपके इलेक्ट्रिक उपकरण होते हैं, इनको ज़्यादा विद्युत की आवश्यकता होती है, ज़्यादा विद्युत की आवश्यकता होती है। और जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, इनको कम विद्युत की आवश्यकता होती है। आप कहेंगे आप ये क्या है, ये क्या है, तो ये आपका है, जैसे अगर मैं बात करूं आपसे हीटर की, तो हीटर एक आपका इलेक्ट्रिक उपकरण हो जाएगा, हीटर आपका। फ्रिज, कूलर, ठीक है, मतलब जो ज़्यादा ऊर्जा को ले रहे हैं, विद्युत ज़्यादा ले रहे हैं, वो कैसे हो जाएंगे, इलेक्ट्रिक उपकरण हो जाएंगे। और जो कम ऊर्जा ले, जैसे हमारा फ़ोन, तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण हो जाएगा। अरे जो थोड़ा थोड़ा ले ऊर्जा, वो इलेक्ट्रॉनिक हो जाएगा। एक छोटा सा ऐसे पॉइंट याद रखना, ठीक है, मान लो कहीं पर काम ही आ जाए, अब चालक की बात आई तो मैंने इसको बता दिया यहाँ पर। ठीक है, अब फार्मूला की इसमें बताया यौगिक आपका, तो ये आपका यौगिक की अगर हम आगे बात करें तो आपका यौगिक दो प्रकार के होते हैं। एक आपका कार्बनिक यौगिक होता है और एक अकार्बनिक यौगिक होता है। एक आपका कार्बनिक होगा, कार्बनिक, और दूसरा क्या होगा, अकार्बनिक यौगिक हो जाएगा। ठीक है, एक यौगिक होता है, एक कार्बनिक होता है, एक अकार्बनिक होता है। कार्बनिक क्या होता है, जिसमें कार्बन की उपस्थिति हो, जिसमें कार्बन की उपस्थिति हो। ठीक है, NH2CONH2, तो ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, कार्बनिक यौगिक हो जाएगा। और जिसमें कार्बन की उपस्थिति ना हो वो अकार्बनिक यौगिक हो जाएगा। जैसे आपसे बात करें, हम यहाँ पे अभी लिखा था मैंने H2O, ये क्या कार्बनिक है, कहीं पे कार्बन दिख रहा है, नहीं, तो ये अकार्बनिक हो जाएगा। आपका H2SO4, ये क्या कार्बनिक है, ये अकार्बनिक हो जाएगा। ठीक है, जैसे आपका कहें NH2CONH2, देखो C मिल गया यहाँ पर, तो ये कैसा हो जाएगा, कार्बनिक हो जाएगा। अरे बस में, तो ये आपका कार्बनिक हो जाएगा। तो जिसमें कार्बन की उपस्थिति हो उसे हम कार्बनिक यौगिक कहेंगे, और जिसमें कार्बन की उपस्थिति ना हो उसे हम अकार्बनिक कहेंगे। क्लियर हो रहा होगा? ठीक है, साथ साथ में क्लियर करते जाना, कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं। केमिस्ट्री कुछ है थोड़ी ना, बस डरना नहीं है, पहली बात तो घबराना नहीं है। अरे वो समझ में है, चलो ठीक है। मिश्रण क्या होता है, मिश्रण की अगर हम बात करें, मिश्रण होता क्या है, तो दो चीज़ों को अगर मिला दें, वो आपस में मिल जाए, तो उसे हम क्या कहेंगे, मिश्रण कहेंगे, और उसका कोई फार्मूला नहीं होना चाहिए। तो जैसे हम बात करें मिश्रण की, तो पहला नंबर, दूसरा नंबर, मिश्रण को भी दो तरीकों से बांटा गया। एक आपका था समांगी मिश्रण, क्या था, समांगी मिश्रण था आपका, और एक दूसरा था विसमांगी मिश्रण, विसमांगी। ठीक है, एक समांगी मिश्रण और दूसरा विसमांगी मिश्रण। अब समांगी मिश्रण क्या होता है भैया, समांगी मिश्रण की अगर हम बात करें तो समांगी मिश्रण होता है आपका कि जिसमें आपका दो तत्व आपस में इस तरीके से मिल जाएं कि हम उनको अलग अलग ना कर सकें। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको शरबत दे दूं, चीनी का घोल दे दूं, बताओ आप चीनी उससे अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। तो चीनी का शरबत जो हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। चीनी का शरबत समांगी मिश्रण हो जाएगा। अरे बस में, अरे यार आप पाउडर ही ले लो, जैसे आप नमक ले लो, नमक का पाउडर और चीनी का पाउडर ले लो, दोनों को मिक्स कर दो, बताओ मिक्स कर देंगे, क्या हम अलग कर पाएंगे कणों को, नहीं कर पाएंगे, तो कैसा हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। अरे उसमें अब अगर हम आपसे बात करें कि सरसों, सरसों, सरसों समझते होगे, राई, सरसों जिससे तेल वगैरह निकलता है, इन भारत से ही हो, अरे बस समझ में, इतना तो समझ में आता होगा। सरसों और चीनी, चीनी दोनों को मिक्स कर देंगे, आपके हाथ में पकड़ा दिया, तो आप बताओ वो कैसा मिश्रण हो जाएगा, तो वो आपका हो जाएगा विसमांगी मिश्रण, क्योंकि आप उसको अलग अलग देख पा रहे हैं और उसको कर भी पाएंगे अलग अलग। और अगर उसी सरसों और क्या बोलते हैं चीनी,
दोनों को उठा के ग्राइंडर में डाल के पानी डाल के एकदम घोल दो, मिला दो, तो फिर कैसा हो जाएगा, वो समांगी मिश्रण हो जाएगा। अर्थात दोनों को जब मिला देंगे तो वो कैसा मिश्रण हो जाएगा, समांगी मिश्रण हो जाएगा। आ रही बात हो समझ में? तो समांगी और विसमांगी मिश्रण समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से, और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब आगे पॉइंट क्या आता है आपका, आगे आता है एटम, परमाणु। परमाणु की बात कर लेते हैं। अब परमाणु क्या होता है, परमाणु की बात कर लेते हैं, परमाणु की बात कर लेते हैं। ठीक है, परमाणु की बात कर लेते हैं। परमाणु क्या होता है? देखो, परमाणु की अगर हम बात करें तो परमाणु की खोज जो है सर्वप्रथम करी थी जॉन डाल्टन ने। परमाणु की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी? जॉन डाल्टन ने करी थी। परमाणु की जो खोज है सर्वप्रथम जॉन डाल्टन ने करी थी, जॉन डाल्टन। ठीक है, परमाणु की खोज सर्वप्रथम किसने करी थी? जॉन डाल्टन ने करी थी। अब जॉन डाल्टन ने बताया क्या था कि ये जो कोई भी वस्तु है वो आपकी छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, अब परमाणु की अगर बात करें तो परमाणु में आपका नाभिक होता है उसका, और उसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। अरे वो समझ में? तो इन्होंने क्या बताया कि ये जो आपका परमाणु है, जो कोई भी वस्तु होगी वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बनी होती है। ठीक है, तो इन्होंने परमाणु का सिद्धांत दिया कि भैया ये जो जॉन डाल्टन ने बताया कि आपका जो परमाणु होता है छोटे छोटे, मतलब कोई भी वस्तु है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बनी होती है। तो जैसे हम लोग अगर बात करें अपने शरीर में, तो हमारा शरीर किससे मिलकर के बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। हमारा शरीर किससे मिलकर के बना होता है? कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। तो वही आपका एक कोशिका को अगर निकाल दें तो वो आपकी किस तरीके से काम करेगी? परमाणु की तरीके से काम करेगी। अर्थात कोई भी वस्तु है छोटे छोटे परमाणु से मिलकर के बनी हुई है, तो परमाणु को निकाल लेंगे, उसी को जूम आउट करके हम लोग यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसी को जूम करके पढ़ रहे हैं। तो अर्थात ये जॉन डाल्टन ने बताया था। इससे पहले एक भारतीय वैज्ञानिक आए थे, कनाड नाम था उनका। अरे वो सुनिए, पहले ही एक भारतीय वैज्ञानिक आ गए, कनाड नाम था उनका, और उन्होंने पहले ही परमाणु सिद्धांत दे दिया था। ठीक है, कनाड नामक एक वैज्ञानिक थे, कनाड, भारतीय वैज्ञानिक, ये इंडियन थे। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक थे, इन्होंने पहले ही परमाणु सिद्धांत दे दिया था। परमाणु सिद्धांत इन्होंने पहले ही दे दिया था। अरे वो समझ में? लेकिन जो है बाद में जॉन डाल्टन आया, तब इन्होंने बताया थोड़ा सा कि हाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन इसके चारों तरफ चक्कर वगैरह लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें बाद में थोड़ा सा एक्सप्रेस होकर के बाहर आई। ठीक है, तो जॉन डाल्टन को ही माना जाता है। एक्चुअली में अगर पूछा जाए कि ये जो परमाणु का जनक किसे कहा जाता है, तो जॉन डाल्टन को कहा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए कि जॉन डाल्टन के पहले परमाणु का सिद्धांत किसने दिया था, कौन से ऐसे भारतीय वैज्ञानिक थे जिन्होंने जॉन डाल्टन के पहले परमाणु सिद्धांत दे दिया था, तो वो थे आपके कनाड। ठीक है, भारतीय वैज्ञानिक थे कनाड। अब परमाणु का थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेते हैं कैसा होता है। एक देखो, ये आपका सिंपल सा आपका परमाणु है। ठीक है, और परमाणु के अंदर आपका क्या होता है? नाभिक होता है। ठीक, नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। नाभिक के अंदर क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अब इसकी देखो अलग अलग ऐसे कक्षाएं होती हैं। अब इन कक्षाओं में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन कक्षाओं में कौन होते हैं? इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहे होते हैं, ऐसे ऐसे गोल गोल, ऐसे ये चक्कर लगा रहे होते हैं। अच्छा, ये इनकी कोई कक्षा होती होगी, अपने कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं। अभी तक कुछ पता नहीं है, देखो अभी तक इसके बारे में कुछ भी पता नहीं है। बाद में नील्स बोर आएंगे, बोरबरी आएंगे वैज्ञानिक, वो नील्स बोर का नियम देंगे, उसके तहत बताएंगे कि ये सब अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगाते हैं, वो बात का है। अभी हमको केवल पता है कि एक परमाणु है, परमाणु में आपका क्या है, मतलब जो वस्तु है वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई है। अब बाद में आ जाते हैं रदरफोर्ड, क्या नाम है उनका? बाद में आ जाते हैं रदरफोर्ड, आ जाते हैं रदरफोर्ड आकर के बताते हैं, रदरफोर्ड आकर के क्या बताते हैं, सॉरी रदरफोर्ड, ठीक है, रदरफोर्ड आकर के बाद में क्या बताते हैं, ये कहते हैं कि परमाणु तो है, परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है। परमाणु के अंदर क्या होता है? एक नाभिक होता है। इन्होंने कहा कि परमाणु के अंदर एक नाभिक होता है और नाभिक के अंदर क्या पाए जाते हैं? ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। अरे वो सुनिए, इन्होंने नाभिक की खोज की। अर्थात क्वेश्चन अगर आपसे आएगा कि नाभिक की खोज किसने की थी, तो रदरफोर्ड ने की थी। अच्छा, एक पॉइंट यहाँ से थोड़ा सा और देख लेते हैं। एक पॉइंट ये देख लेते हैं कि जो आपका ये परमाणु होता है, परमाणु की त्रिज्या जो है, परमाणु की त्रिज्या जो है हम किस में मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। परमाणु की त्रिज्या हम एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। परमाणु की त्रिज्या किस में मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में।
परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में। और जो हमारा ये क्या है नाभिक, ये क्या है नाभिक, नाभिक की जो त्रिज्या मापते हैं हम फर्मी में मापते हैं। किस में मापते हैं? फर्मी में। नाभिक की त्रिज्या को हम फर्मी में मापते हैं और परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लेना यहाँ पर, एक छोटा सा पॉइंट और नोट कर लेना कि आपका एक एंगस्ट्रॉम बराबर, आपका ए लिख देता हूँ, एक एंगस्ट्रॉम बराबर आपका होता है 10 की घात माइनस 10 मीटर, ठीक है। और एक फर्मी बराबर होता है 10 की घात माइनस 15 मीटर। अरे बस में ये एक पॉइंट याद रखना, परमाणु की त्रिज्या को हम किस में मापते हैं? एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। परमाणु की त्रिज्या को एंगस्ट्रॉम में, परमाणु की त्रिज्या एंगस्ट्रॉम में मापते हैं। लेकिन अगर वहीं नाभिक की बात करेगा तो नाभिक की त्रिज्या को हम किस में मापते हैं? फर्मी में मापते हैं। एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर और एक फर्मी बराबर 10 की घात माइनस 15 मीटर होता है, ठीक। अब रदरफोर्ड जी आ जाते हैं। रदरफोर्ड बताते हैं कि भैया इसके अंदर एक नाभिक होता है, ठीक है, नाभिक होता है। अब नाभिक बता दिया और इन्होंने बता दिया नाभिक होता है, अब बता करके अपना चले गए। उसके बाद एक और वैज्ञानिक आए, उन्होंने थोड़ा अंदर जाकर के खखोरा इसमें कि भैया कुछ और है क्या, कुछ और मिल सकता है पदार्थ के अंदर। तो पता चला कि एक चीज निकल के आई और उसको बाहर निकाल के लाए कि ये क्या है, वो था प्रोटॉन। क्या था? प्रोटॉन। और वो उसका नाम था गोल्डस्टीन। गोल्डस्टीन, अर्थात क्वेश्चन आएगा कि प्रोटॉन की खोज किसने करी थी? तो गोल्डस्टीन ने करी थी। अरे बस में फिर एक दूसरे वैज्ञानिक आए, वो भी अपना इसी में ढूंढ रहे थे ऐसे अंदर कि कुछ और मिल जाए तो हम भी वैज्ञानिक बन जाए। अरे बस में सबकी इच्छा होती है कि भैया हम भी कुछ खोज लें तो वैज्ञानिक बन जाए। तो आए, उनका नाम था चैडविक। चैडविक, क्या नाम था उनका? चैडविक। वो भी इसी में कुछ ढूंढ रहे थे तो उनको मिल गया, न्यूट्रॉन मिल गया कि अरे यार हमको भी कुछ मिल गया है, देखो हम भी वैज्ञानिक बन गए, न्यूट्रॉन। अरे बस में, अरे बस में उसके बाद एक और आया, एक और वैज्ञानिक आया, वो यहाँ पे ढूंढ रहा था नाभिक की, यहाँ पर कुछ है, सब लोग यहाँ पे लेकर के गए, यहाँ किनारे देख रहा था तो किनारे से कुछ निकाल के लेकर के चला गया बाहर कि ये देखो मैंने भी कुछ पाया है पदार्थ में, तुमने क्या पाया है? तो कहें कि भैया ये तो इलेक्ट्रॉन है। ये क्या है? इलेक्ट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन की खोज किसने करी थी? थॉमसन ने, जे थॉमसन, ठीक है, जे थॉमसन ने करी थी इलेक्ट्रॉन की खोज, जो है जे थॉमसन ने करी थी। अरे बस में तो अब ये तीनों चीजें निकल करके आ गई बाहर कि भैया अब केवल ये परमाणु ही नहीं रह गया, परमाणु के अंदर नाभिक होता है। नाभिक की खोज तो रदरफोर्ड ने कर दी। अब नाभिक के अंदर घुस गए, नाभिक के अंदर घुस करके गोल्डस्टीन प्रोटॉन निकाल रहा है कि भैया ये तो प्रोटॉन होता है। प्रोटॉन की खोज किसने कर दी? गोल्डस्टीन ने कर दी, ठीक है। उसके बाद न्यूट्रॉन ने क्या किया? सॉरी, न्यूट्रॉन की खोज किसने करी? अच्छा, एक ऐसे भी पॉइंट याद कर सकते हो, ईंट पर नाच करके एक आता है, लेकिन उससे आपका क्या होगा, प्रोटॉन की खोज रदरफोर्ड को भी बताया गया है। उससे क्या होगा, प्रोटॉन की खोज किसको बताया गया है? रदरफोर्ड को। रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज करी थी। लेकिन अगर थोड़ा सा अंदर जाकर के पूछेगा तो आपसे प्रोटॉन की खोज जो है, अगर गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों ऑप्शन में होगा तो भैया आपको गोल्डस्टीन टिक करना पड़ेगा। अरे उसमें अगर ऑप्शन में नहीं है तो फिर भैया कुछ भी है कि मतलब पसंद हमारी कुछ दूसरी है, बाकी जबरदस्ती तो कुछ भी खा लेंगे। अरे बस में वही वाला हाल है। तो ये आपका प्रोटॉन की खोज जो है गोल्डस्टीन के द्वारा की गई थी, ठीक है। ये पॉइंट आप यहाँ से नोट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके आगे अगला पॉइंट आगे क्या आता है आपका, इसके बाद जो ये आपके रदरफोर्ड होते हैं, रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल दिया, वो परमाणु का मॉडल दिया था, मतलब जो है अल्फा किरणों की बमबारी करके, अर्थात अल्फा किरणों की बौछार करी इन्होंने। किसके अंदर? परमाणु के अंदर। तो इन्होंने 3 सिद्धांत दिए थे, अर्थात एक परमाणु है, ठीक है, परमाणु के अंदर क्या है? नाभिक है। तो इन्होंने यहाँ से अल्फा किरणों की बमबारी करी तो आपकी ऊपर से ऐसे किरणें डाली तो पार हो गई, अल्फा किरणों की बमबारी ऊपर से करी तो पार होकर के चली गई, उस पार चली गई, नीचे से जो गई वो भी पार होकर के चली गई उस पार, ठीक है, नीचे से जो डाल रहे हैं वो भी पार होकर के चली जा रही, बाहर चली जा रहे हैं। तो उन्होंने पहला सिद्धांत दिया कि ये जो नाभिक होता है ये परमाणु होता है, परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है। अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है, ठीक है। अधिकांश भाग कैसा होता है?
खोखला होता है। परमाणु का अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला होता है। और उसके बाद आपका थोड़ा सा जब पास से डाला तो ये ऐसे करके विक्षेपित हो गई, ये बाहर की तरफ विक्षेपित हो गई ऐसे करके। तो कहा कि भैया विक्षेपित हो रही हैं, इसका मतलब इसका ये कैसा है, इसका नाभिक जो है वो धनात्मक है। यहाँ पर धन आवेश है, क्योंकि आपको पता होगा अल्फा किरणें कैसी होती हैं? पॉजिटिव होती हैं। और जब पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव, तो ये खींचेगा थोड़ी ना, क्योंकि विपरीत आवेश आकर्षित करते हैं तथा समान आवेश प्रतिकर्षित करते हैं। चुंबक में पढ़ा होगा, ध्रुव पढ़ा होगा, तो वही आवेश वाला भी सीन है। तो ये बिछला के ऊपर चली गई, नीचे चली गई। कहा कि अच्छा बीच में धन आवेश है, तो दूसरा पॉइंट उसने दे दिया भैया। दूसरा पॉइंट क्या दिया? दूसरा पॉइंट क्या दिया कि नाभिक इसका कैसा होता है? धनात्मक होता है। अर्थात ये जो परमाणु होता है वो विद्युतीय रूप से धनात्मक होता है। विद्युतीय रूप से कैसा होता है? धनात्मक होता है। ठीक, अब तीसरा पॉइंट क्या दिया इन्होंने? तीसरा पॉइंट दिया इन्होंने बीच से डाली, बीच से डाली और जा करके वो ऐसे वापस आ गई। तो कहा कि यार बीच में तो जा ही नहीं रही है, बीच में जा ही नहीं रही। अगर बीच में नहीं जा रही तो मतलब क्या है? तो उन्होंने कहा कि भैया ये जो परमाणु का बीच वाला भाग है अर्थात नाभिक बहुत सघन होता है, बहुत मजबूत होता है, जिसे पार करके नहीं जाया जा सकता। अर्थात बीच वाला भाग क्या होता है? सघनता का नियम दिया तीसरा वाला, कि बीच वाला भाग बहुत सघन होता है जिसे पार करके नहीं जाया जा सकता। ठीक, इन्होंने ये दिया। ठीक है, पार करके नहीं जाया जा सकता। ठीक है, पार करके नहीं जाया जा सकता। ठीक है, तो इन्होंने 3 नियम दे दिए। तो आपका रदरफोर्ड के 3 नियम आप याद रखेंगे। रदरफोर्ड के कितने नियम? 3 नियम याद रखेंगे। पहला नियम क्या है कि उन्होंने कहा किनारे किनारे डाला, जब पार हो गई तो उन्होंने कहा कि अधिकांश भाग क्या होता है? खोखला होता है। अधिकांश भाग कैसा होता है? खोखला। अधिकांश भाग खोखला होता है कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला होता है। और डाला तो कहा कि जब बिछला के उधर चली गई तो कहे कि भैया कि ये जो बीच वाला भाग है ये धनात्मक है, तभी ये आकर्षित नहीं हो रहा है। और फिर तीसरा डाला बीच से, तो एकदम सीधे सीधे वापस आ गई। जब वापस आ गई तो कहा कि यार वापस आ गई है, इसका मतलब बीच वाले को पार ही नहीं कर सकती अल्फा किरण। अर्थात बीच वाला जो भाग है बहुत सघन है, बहुत सघन है, उसे पार नहीं किया जा सकता। अरे वो सुन में, तो इन्होंने 3 नियम दे दिए। अब अगर इसमें बात करें, कभी भार वार पूछ ले आपका, तो जैसे ये भार की अगर बात करें तो न्यूट्रॉन आपका जो होता है, न्यूट्रॉन आपका होता है सबसे भारी। न्यूट्रॉन आपका सबसे भारी होता है। उसके बाद आपका प्रोटॉन होता है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। ये भार के क्रम में कभी अगर पूछ ले, कभी अगर पूछ ले भार के क्रम में, तो ये आपका होता है। ठीक है, भार के क्रम में अगर पूछ ले तो आपका सबसे, अरे उल्टा दर्शा देना, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ऐसे ही तो बोलते हैं हम लोग, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन सीधे सीधे बोलते हैं, वही आपका लिख दिया है मैंने। ठीक, अब देखो सबने देखो अपना अपना नियम दे दिया कि भैया प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने करी। अब परमाणु के बारे में लगभग हम सब लोग काफ़ी जानकारी हो चुकी है कि परमाणु क्या होता है। ठीक, लेकिन बाद में कहते नहीं कि कुछ ना कुछ लोग आते रहते हैं अपना दिमाग ले करके। एक आए मैक्सवेल, उन्होंने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन के खोज करता थे जे थॉमसन। का हो थॉमसन, ये बताओ कि ये इलेक्ट्रॉन चारों तरफ चक्कर तो लगा रहे हैं, क्या ये थकते नहीं होंगे? सब तो थकते हैं, इनकी ऊर्जा खत्म नहीं होती होगी? ऊर्जा जब खत्म हो जाती होगी तो ये तो नाभिक में गिर जाते होंगे। तो कहें भैया हमको तो नहीं पता इसके बारे में, खोज कर दिए हो, वैज्ञानिक बन गए हो, और इतना नहीं पता है कि भैया ऊर्जा खर्च हो जाती होगी, गिर जाते होंगे नीचे। पता नहीं यार ये क्या है यार, हमने तो बस खोज कर दी इलेक्ट्रॉन की, वैज्ञानिक बन गए हो हैं? तो बाद में आए बोरबरी। बाद में कौन आए? बोरबरी आए। ठीक है, बाद में आए बोरबरी। बाद में बोरबरी नामक वैज्ञानिक आए। उन्होंने कहा, उन्होंने इस बात को प्रूव किया। उन्होंने कहा कि ये जो आपका परमाणु है इसके अंदर नाभिक है, ये कक्षाएं हैं। ठीक है, ये इसकी क्या है? कक्षाएं हैं। तो उन्होंने कहा कि ये जो आपका नाभिक है, इसको, ये आपका जो नाभिक होता है इसको न्यूक्लियन भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? न्यूक्लियन। अर्थात यहाँ पे लिखना हो, इसको न्यूक्लियन भी बोलते हैं। न्यूक्लियन। अगर आपसे पूछे कि न्यूक्लियन में क्या क्या होता है,
तो न्यूक्लियन में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। पॉइंट याद रखना, न्यूक्लियन में क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। अच्छा यहाँ पर थे, इन्होंने कहा कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे फालतू में थोड़ी ना चक्कर लगा रहे हैं, जहाँ मन है तहाँ चक्कर लगा रहे हैं, जहाँ मन है घूम रहे हैं, जहाँ मन है खेल रहे हैं, गा रहे हैं, कूद रहे हैं। नहीं, इन्होंने कहा ये जो चक्कर लगा रहे हैं ये सबकी अपनी अपनी कक्षा होती है, अर्थात अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। इन्होंने कहा, नील्स बोर ने कि हाँ ये बात हो सकती है कि अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे हैं। और इन्होंने इसकी कक्षाएं भी दी कि भैया K, L, M, N। इन्होंने कहा कि ये भैया कक्षाएं होती हैं, 4 कक्षाएं होती हैं और सब कक्षा में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरी कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथी कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। 32 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन्होंने ये भी बता दिया, कहे कि ये सजाए कैसे हो, कहे कि भैया एक फार्मूला है, इसका फार्मूला होता है 2n², जहाँ पर n क्या है, कक्षाओं की संख्या है, कक्षाओं की संख्या है। तो कहे कि इससे आराम से आ जाएगा, पहले वाले में रखोगे आपका तो 2n का मतलब 1, 1 का स्क्वायर मतलब 2 एकम 2 हो गया, और 2 इंटू कक्षा दूसरी है 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 3 त्रिक 9, 9 दूनी 18 हो गया, 2 इंटू 4 का स्क्वायर 4 चौक 16, 9 32 हो गया। अच्छा ये बात है। तब नील्स बोर ने पूरा प्रूव किया कि भैया ये कक्षाएं अलग अलग होती हैं। बाद में इसकी उप कक्षाएं भी होती हैं, SPDF आगे आएगा, टेंशन ना लो। अरे बस सुनिए, बाद में इसकी कुछ उप कक्षाएं भी हुई कि भैया SPDF उप कक्षाएं होती जिसमें आपके 2, 6, 10 और 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं। बाद में कक्षक भी आए, ऑर्बिटल, कि भैया कैसे इलेक्ट्रॉन भरेंगे। फिर हुंड का नियम आ जाता है। हुंड ने कहा कि भैया अर्झा बिरज जैसे मन हो रहा तैसे भर रहे हो, ऐसे थोड़ी ना भरा जाता है। अरे बस सुनिए, वो बाद का है आगे। अब ये आपके बोरबरी क्या कहते हैं, बोरबरी ने नील्स बोर का नियम दिया था। ये आपका कौन सा नियम है, नील्स बोर का नियम। ठीक है, नील्स बोर का नियम है ये आपका। नील्स बोर के नियम में बोरबरी ने बताया कि आपका यही जो अभी बता चुके हैं कि सभी इलेक्ट्रॉन जो होते हैं अपनी अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं। तो ये अगर अपनी कक्षा में रहेंगे तो ये थकेंगे नहीं, ये अगर अपनी कक्षा में रहेंगे तो थकते नहीं हैं। जब ये ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे तभी थकेंगे, तभी इनके ऊर्जा का ह्रास होगा या फिर ऊर्जा इनको गेन करनी पड़ेगी। ये क्या है कि अगर आप कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके, अपनी प्रारंभिक कक्षा को छोड़ करके उच्च कक्षा में चला जाता है तो उसको अलग से ऊर्जा की आवश्यकता होगी, अलग से ऊर्जा की आवश्यकता होगी। और यदि वो अपनी कक्षा छोड़ करके निम्न कक्षा में चला जाता है तो क्या होगा, ऊर्जा का ह्रास होगा। आप ही देख लो, छोटी क्लास से बड़ी क्लास में जाओगे तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, डायरेक्ट फांद के अगर चले जाते हो तो। और अगर उच्च कक्षा से निम्न कक्षा में आते हो तो आपको थोड़ा सा जो है ऊर्जा की हानि हुई है, अर्थात आपने पढ़ाई लिखाई नहीं करी है तभी ना आए हो पीछे वाली क्लास में फेल हो करके। अरे बस समझ में, तुम्हारे साथ वाले तो आगे निकल गए, तुम क्या कर रहे थे, अरे बस में तुम ऊर्जा की हानि कर रहे थे तभी ना पीछे आए हो। अरे बस समझ में। तो आपका नील्स बोर का नियम दे दिया इन्होंने। अब इन्होंने, मैंने क्या बताया, अपनी कक्षा को छोड़ करके उच्च कक्षा में जाता है, अर्थात कोई भी इलेक्ट्रॉन निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाता है, निम्न कक्षा से उच्च कक्षा में जाएगा तो क्या होगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा, ऊर्जा ग्रहण करेगा। और अगर उच्च से निम्न में जाता है, उच्च से निम्न कक्षा में जाता है तो ऊर्जा हानि होगी। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। कोई भी इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़ करके निम्न कक्षा में चला जाता है तो उसके ऊर्जा के प्रवाह में क्या होगा, हानि होगी, लाभ होगा, ऐसे करके आ गया था आपका। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, ये जो आपका एक IUPAC संस्था होती है उसको भी याद रखना कि IUPAC संस्था क्या होती है, मतलब ये तत्वों का नामकरण करती है, IUPAC। ठीक है, तत्वों का नाम क्वेश्चन आता है कि तत्वों का नामकरण कौन करता है, कौन सी संस्था करती है, तो IUPAC तत्वों का नामकरण करती है। इसका क्या नाम है, इंटरनेशनल, यानी TIONL, ठीक है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आ रही बात समझ में, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ
यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये आपका IUPAC का नाम होता है। तो सिंपल सी आज की क्लास थी मेरे हिसाब से, आ रही बात समझ में? सिंपल सी आज की क्लास थी। कितना लंबा हो गया, और भी पढ़ा दे क्या, देख लेते हैं कितना हो गया है, 40 मिनट का हो गया। अब नहीं, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं ना, नहीं तो बोर हो जाओगे भाई कि केमिस्ट्री पहले दिन ही इतना बड़ा पढ़ा दिया। तो आज हम लोगों ने क्या सीखा, सिंपल सा शुरुआत से देख लेते हैं। हम लोगों ने सीखा रसायन विज्ञान की खोज जो हुई थी मिस्र देश से हुई थी, और इसे रसायन विज्ञान को विज्ञानों का विज्ञान कहा जाता है, और इसके जो जनक हैं लेवोशियर को माना जाता है। बाद में पदार्थ के बारे में हम लोगों ने सीखा। पदार्थ क्या होता है, जो कोई स्थान घेरता है, मतलब कोई भी वस्तु जो स्थान घेरती है और उसका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। पदार्थ को रसायन विज्ञान में 2 पार्टों में डिवाइड किया गया, भौतिक अवस्था और रासायनिक अवस्था। भौतिक अवस्था में मुख्य रूप से पदार्थ के 3 भाग देखे गए, जो ठोस, द्रव और गैस, ठीक है। बाद में इस पदार्थ की चौथी अवस्था है जिसे प्लाज्मा कहा गया। आयनाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा कौन सी अवस्था मिलती है, आयनाइजेशन प्रक्रिया के द्वारा प्लाज्मा मिलता है, ठीक है। बाद में ठंडा करके उसको देखा गया। एक भारतीय वैज्ञानिक थे, क्या नाम था उनका, भारतीय वैज्ञानिक का नाम क्या था, बोस साहब, सत्येंद्रनाथ बोस, ठीक है। सत्येंद्रनाथ बोस ने 5वीं अवस्था खोजी जिसे नाम दिया गया बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, ठीक है। और रासायनिक अवस्था की अगर बात करें तो इसको कितने भागों में डिवाइड किया गया, 3 भागों में डिवाइड किया गया। एक थे आपके तत्व, दूसरा था यौगिक, तीसरा था मिश्रण, ठीक है। तत्व क्या है, जो स्वतंत्र रूप में पाए जाएं, यौगिक क्या है, जो मिले हुए हों, और मिश्रण क्या है, मिले हुए हों उनका कोई फार्मूला ना हो, यौगिक मिले हुए उनका फार्मूला हो। और यौगिक क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक, अकार्बनिक यौगिक। कार्बनिक क्या होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा हो कार्बनिक, जिसमें कार्बन की मात्रा ना हो वो अकार्बनिक हो जाएगा। मिश्रण क्या हो जाएगा, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण अर्थात मिल जाए और उसको हम अलग अलग ना कर पाए तो समांगी मिश्रण, अगर मिल जाए हम अलग अलग कर ले जाए तो विषमांगी मिश्रण हो जाएगा आपका। क्लियर हो रहा है? उसके बाद आ जाता है आपका, क्या आ जाता है, परमाणु आ जाता है। परमाणु की खोज किसने करी थी, जॉन डाल्टन ने करी थी, है ना। जॉन डाल्टन ने करी थी। जॉन डाल्टन ने बता दिया था कि जो कोई भी वस्तु है तो वो छोटे छोटे परमाणुओं से मिलकर के बनी हुई है। जैसे हमारे शरीर हमारा छोटी छोटी कोशिकाओं से मिलकर के बना हुआ है। बाद में आया रदरफोर्ड ने कहा कि भैया इसके अंदर एक नाभिक भी पाया जाता है, अर्थात नाभिक की खोज किसने की, रदरफोर्ड ने की। अरे वो सुन में। और बाद में ये प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन कर देते हैं कि भैया इसके अंदर नाभिक के अंदर प्रोटॉन भी पाया जाता है। फिर बाद में इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है, न्यूट्रॉन भी पाया जाता है। अरे वो सुन में। तो रदरफोर्ड क्या बोलते हैं, गोल्डस्टीन, उसके बाद चैडविक आए और उसके बाद आपका थॉमसन आए। अब उसके बाद जब इन्होंने ये लोग खोज करके चले गए तो बाद में क्या नाम है, खोज करके चले गए प्लस पॉइंट। फिर उसके बाद आपका रदरफोर्ड ने एक परमाणु मॉडल दिया था अपना, अल्फा किरणों की बमबारी करके, और इसमें सोने की चादर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें जो है सोने की चादर का प्रयोग किया गया था, सोने की चादर का, पॉइंट याद रखना, सोने की चादर का। इन्होंने अल्फा किरणों की बमबारी सोने की चादर में करी, जिसमें से कुछ किरणें पार चली गई, कुछ किरणें बिछला गई और कुछ किरणें टकरा के वापस आ गई। तो इन्होंने कहा कि जब पार हुई तो कहा गया अधिकांश भाग खोखला, जब बिछला गए तो कहा कि बीच वाला भाग प्लस, और जब वापस लौट आई तो कहा कि भैया बहुत सघन है तो वापस आ ही नहीं सकता। तो इन्होंने 3 नियम दिए, ठीक है। उसके बाद आपके आ जाते हैं मैक्सवेल ने क्या कहा कि भैया ये जो किनारे किनारे चक्कर लगा रहे हैं, इलेक्ट्रॉन की खोज कर दिए हो, हाँ इलेक्ट्रॉन की खोज कर दिए हो, तो भैया ये बताओ कि ये किनारे किनारे चक्कर लगा रहे हैं तो गिर नहीं जाते होंगे। तो फिर बाद में आए बोरबरी ने कहा हम गिर थोड़ी ना जाते हैं, ऐसे तुम क्या बात फालतू की करते हो यार, हम बता रहे हैं तुमको कैसे नहीं गिरते हैं। इनकी अपनी कक्षा होती है, KLMN अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहे होते हैं, और इनकी कक्षा में अलग अलग इलेक्ट्रॉन होते हैं। KLMN 2 8 18 32, वो फार्मूला क्या था 2n² का। अर्थात इन्होंने कहा कि अपनी कक्षा छोड़ के जाओगे दूसरी कक्षा में तब ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होगी, छोड़ के नीचे आओगे तो ऊर्जा का ह्रास होगा, काम खत्म। तो कहा अच्छा ये बात है, तब जा करके सेटिस्फाइड हुए आपका। और एक IUPAC ये मैंने दे दिया आपको, एक छोटा सा पॉइंट याद कर लेना, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो आज का टॉपिक मेरे हिसाब से यहीं पे ख़त्म करना चाहिए, नहीं ज़्यादा लंबा हो जाएगा तो फिर बोरिंग होगा, फिर तुम भी कहोगे कि यार क्या यार मास्टर परेशान करते हो पहले ही दिन, तुम मैं कहोगे ना कि यार पहले दिन केमिस्ट्री शुरू किया एकदम आंधी मचाया हो, पूरा ख़त्म कर दियो। नहीं, ख़त्म नहीं करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ना और थोड़ा थोड़ा पढ़ के नोट्स बनाना। एक बार जैसे मैंने लिखा है उसी तरीके से पूरा बना करके एकदम केमिस्ट्री एकदम अच्छे से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं होगी। केमिस्ट्री को एक बार ख़त्म करते हैं, अब आ ही गए हैं तो धीरे धीरे चलता रहेगा, ठीक है। तो ठीक है, मिलते हैं फिर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, थोड़ा सा समय दूंगा मैं, और मिलते हैं। अब तो डेली मुलाकात होती रहेगी हम लोगों की, ठीक है। तो ठीक है फिर, जय हिंद, जय भारत।